हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सिविक्स का चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। 4.1 यहाँ पे दिया गया है, वाई इलेक्शंस, यानी कि चुनाव क्यों होने चाहिए। उससे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के विधानसभा चुनाव। आधी रात के बाद का टाइम था। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे चौक के पास पिछले 5 घंटों से अपने लीडर के आने का इंतजार कर रही है। ऑर्गेनाइजर्स क्राउड को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि लीडर्स बस अब आने ही वाले हैं। जब कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने लीडर को देखने की उम्मीद में खड़े हो जाते थे। उन्हें लगता था कि हमारे नेता आ गए हैं। ये लीडर है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 ईयर्स 76 साल के इस नेता को आजकल जरा भी टाइम नहीं है। उनका पॉलिटिकल शेड्यूल सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 पब्लिक मीटिंग्स में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वो लगातार पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। ये हरियाणा में 1987 में हुए स्टेट असेंबली इलेक्शन से जुड़ी एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। स्टेट में 1982 से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। तब ऑपोजिशन लीडर चौधरी देवीलाल ने एक मूवमेंट शुरू की थी जिसका नाम था न्याय युद्ध, और लोकदल नाम की अपनी नई पार्टी भी बनाई। उनकी पार्टी ने इलेक्शंस में कांग्रेस के खिलाफ दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर मोर्चा निकाला। अपने चुनाव प्रचार इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन में जीती तो वो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन की लोन्स माफ कर देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि यदि उनकी गवर्नमेंट पावर में आई तो ये उनकी गवर्नमेंट का पहला काम होगा। लोग तब की गवर्नमेंट से नाखुश थे। वो देवीलाल की प्रॉमिसेस से अट्रैक्ट हुए, इसलिए जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके अलाइज सपोर्ट पार्टीज को जमकर वोट दिए। लोकदल और उनके पार्टनर्स को स्टेट असेंबली की 90 सीट्स में से 76 पर जीत मिली। लोकदल अकेले को ही 60 सीटें मिली और मेजोरिटी पार्टी बनी। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट्स लगी थी। इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस के बाद करंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। लोकदल के न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ने देवीलाल को अपना लीडर चुना। गवर्नर ने देवीलाल को नए चीफ मिनिस्टर के रूप में काम संभालने का इनविटेशन दिया। इलेक्शन रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के 3 दिन के अंदर ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करके स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल बिजनेसमैन की बाकी बची लोन्स को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने फिर अगले 4 साल तक स्टेट में रूल किया। नेक्स्ट इलेक्शंस 1991 में हुए, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीता और गवर्नमेंट बनाई। नीचे यहाँ पे एक चेक योर प्रोग्रेस करके एक्टिविटी दी है। जगदीप एंड नवप्रीत read this story and drew the following conclusions. Can you say which of these are right or wrong? Or if the information given in the story is inadequate, to call them right or wrong.
तो पहला है इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो यस, सही है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्पीचेस। नो, ये बिल्कुल गलत है। पीपल आर अनहैप्पी विथ every ruling party and vote against it in the next election। ये गलत है। The party that wins the election form the government। yes, ये सही है। This election led to a lot of economic development in Haryana। yes, सही है। The Congress chief minister need not have resigned after his party lost election। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है वाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। हमने चैप्टर 1 में देखा कि 100+ कंट्रीज ऐसी है जहां पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए इलेक्शंस होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां भी इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? पर हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है? आइए विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी इमेजिन करते हैं। जब सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे डिसीजंस मिलजुल कर ले, तब विदाउट इलेक्शन रूल ऑफ पीपल पॉसिबल है। लेकिन जैसा हमने चैप्टर 2 में देखा कि किसी भी लार्ज कम्युनिटी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ना ही ये पॉसिबल है कि हर किसी के पास हर मैटर पर डिसीजन लेने का टाइम और नॉलेज हो। इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं। क्या इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेटिक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिनेशन करें जहां रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन एज और एक्सपीरियंस पर किया जाता है, या ऐसी जगह का इमेजिनेशन करें जहां रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन एजुकेशन और नॉलेज पर होता है। किसे ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्यादा नॉलेज है, यह पक्का करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, पर यह मान ले कि लोग मिलजुल कर इन डिफिकल्टीज को दूर कर लेंगे, तो क्लियरली फिर ऐसी जगह पर इलेक्शंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या फिर हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? हम ये कैसे जानेंगे कि लोगों को उनका रिप्रेजेंटेटिव पसंद है या नहीं? हम कैसे इंश्योर करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव लोगों की इच्छा विशेष के अनुसार ही रूल करेंगे? हम ये कैसे पता करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को पसंद नहीं है वो रहना ही नहीं चाहिए? इसके लिए ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे लोग रेगुलर इंटरवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके और अगर वो चाहे तो उन्हें बदल भी दे। इस मैकेनिज्म का नाम है इलेक्शन। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को इंपॉर्टेंट माना जाता है। इलेक्शन में वोटर्स के पास कई तरह की चॉइसेस होती है। वो अपने लिए लॉज कानून बनाने वाले को चूज कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट बनाने और मेजर डिसीजन लेने वाले को चूज कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट और उसके द्वारा बनने वाले लॉज को गाइड करने वाली पार्टी को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है जो पूछ रही है, वी हैव सीन व्हाई डेमोक्रेसीज नीड टू हैव इलेक्शंस बट व्हाई डू रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड टू होल्ड इलेक्शंस। हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस क्यों जरूरी है, पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूलर्स को भी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत पड़ती होगी? तो इसका जवाब मैं यही दूंगा, रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डू नॉट नीड टू होल्ड इलेक्शंस बट दे डू सो बिकॉज they just try to convince their people that they are living in a democratic country। next point है, what makes an election democratic? इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मानने के क्या क्या आधार है?
या ये कह लीजिए कौन से बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। इलेक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शन होती ही है, यहां तक कि ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी किसी ना किसी तरह के इलेक्शन होते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस दूसरे इलेक्शन से कैसे अलग होते हैं, हमने चैप्टर 2 में इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने वहां कई सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स दिए थे जिन्हें हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं मान सकते। आइए वहां हमने जो सीखा था उसे याद करें और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जरूरी मिनिमम कंडीशंस के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर कोई चूज करने के लिए एबल हो, यानी हर कोई वोट कर सके और हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू हो। दूसरा, इलेक्शंस में ऑप्शंस होने चाहिए, पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतरने की आजादी हो और वो वोटर्स के लिए ऑप्शंस हो। तीसरा, चॉइस करने का मौका रेगुलर इंटरवल्स पर मिलता रहे और इलेक्शंस कुछ सालों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिस कैंडिडेट को चाहे उसे इलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति को चूज कर सकें। ये कंडीशंस बहुत ही सिंपल एंड इजी लगती है, लेकिन कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहां के इलेक्शंस में ये कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता। इस चैप्टर में हम अपनी कंट्री के इलेक्शंस पर भी ये कंडीशन अप्लाई करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज है, होना चाहिए? ऐसे हम जानते हैं कि इलेक्शंस का मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन है। ये कंपटीशन कई तरह के हो सकते हैं। मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपटीशन जो होता है वो। कंस्टिट्यूएंसी में इसका लेवल कैंडिडेट्स के बीच कंपटीशन का हो जाता है। अगर कंपटीशंस ना रहे तो इलेक्शंस पॉइंटलेस हो जाएंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना अच्छी बात है? इलेक्ट्रल कंपटीशन में कुछ क्लियर नुकसान, डीमेरिट्स दिखते हैं। इससे हर लोकालिटी, हर घर में बंटवारे जैसी सिचुएशन हो जाती है। आपने भी अपने एरिया में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की कंप्लेन कर रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और लीडर्स अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इलेक्शन को जीतने के लिए तरह तरह की डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्टरल फाइट्स जीतने का ये प्रेशर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को टिकने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले कई अच्छे लोग इन्हीं रीजन से इलेक्शन में नहीं उतरते। उन्हें ये अनहेल्दी कंपटीशन में उतरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन प्रॉब्लम से अवेयर थे, फिर भी उन्होंने फ्यूचर के लीडर्स के सिलेक्शन के लिए फ्री इलेक्शन ही चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से चले। एक आइडियल वर्ल्ड में ही सभी पॉलिटिकल लीडर्स को मालूम होता है कि लोगों की भलाई किन चीजों में है। ये सभी लीडर्स लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही पॉलिटिक्स में आते हैं, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी लीडर्स को दूसरे प्रोफेशन के लोगों की तरह आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वो पावर में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी पोजीशन और ज्यादा से ज्यादा पावर पाना चाहते हैं। पॉसिबल है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस फीलिंग के भरोसे चीजों को छोड़ना खतरनाक है। यह भी पॉसिबल है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की फीलिंग्स हो,
पर उन्हें मालूम ना हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो आइडियाज हो उनका लोगों की ज़रूरत से बिल्कुल मैच ना हो। ऐसे में हम रियल लाइफ सिचुएशन का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो पॉलिटिकल लीडर्स के नॉलेज एंड कैरेक्टर के में चेंज लाने का है। दूसरा और ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका यह है कि हम ऐसी सिस्टम बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले पॉलिटिकल लीडर्स को रिवॉर्ड्स मिले और ऐसा ना करने वाले को पनिशमेंट मिले। ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का फैसला कौन करता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है द पीपल। लोग करते हैं ये फैसला। इलेक्टरल कंपटीशन का यही तो मीनिंग है। रेगुलर इलेक्टरल कंपटीशन का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को मिलता है। वो जानते हैं कि उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार इश्यूज उठाए तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और नेक्स्ट इलेक्शंस में उनकी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने कामकाज से वोटर्स को सेटिस्फाइड इम्प्रेस करने में फेल रहते हैं तो वो अगला नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इस तरह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन लोगों की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इस तरीके से मार्केट बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, उसे मजबूरन कस्टमर्स को गुड सर्विस देनी ही पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कस्टमर्स दूसरी दुकान में चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन से पॉसिबल है कुछ भेदभाव और सम अगलीनेस हो, लेकिन फाइनली इससे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को लोगों की सेवा फोर्सफुली करनी ही पड़ती है। यहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा है जो पूछ रहा है, so elections are like exams where politicians and parties know if they have passed or failed, but who are the examiners? Examiners कौन है? Of course common people are the examiners. It is they who decide whom to vote and whom to bring to power.